पेज के अंदर जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू होगा कि इसमें होता क्या क्या है, कैसे हम उस लिंक को क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ऑफ पेज एसईओ देख लेते हैं। ऑफ पेज एसईओ यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेट ऑफ एक्शन दैट यू कैन टेक आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स सर्च रैंकिंग। मतलब क्या होता है, जो ऑफ पेज एसईओ होता है उसके अंदर आप जितना भी एक्शन, जितना भी काम करोगे वो अपनी वेबसाइट पे नहीं करोगे, वो अपनी आउट ऑफ द वेबसाइट करोगे। लाइक किसी दूसरे पर्सन की वेबसाइट पे उन पे आप काम करोगे, अपने पे कोई काम नहीं रहेगा इसमें। आपको जस्ट यहाँ पे अपना लिंक मेंशन करना है जिस कीवर्ड पे रैंकिंग करे उस पेज का यूआरएल, और जो भी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो उस चीज़ को पिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेट ऑफ एक्शन दैट यू कैन टेक आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट टू इम्प्रूव इट सर्च रैंकिंग। उनको करने का बेनिफिट ये होता है, जो भी एक्शन आप जो ये टाइप होते हैं ना इसके, सोशल मीडिया, लिंक बिल्डिंग, अपना फॉर्म, ब्रांड मेंशन, गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, जितने भी टाइप होते हैं इनको करने का मेन बेनिफिट होता है कि ये जो सर्च इंजन में जो रैंकिंग आती है कीवर्ड्स के ऊपर, उन पे इंक्रीमेंट मिलती है। लाइक वो रैंकिंग होती है वो आपकी इंक्रीज होती है। तो ये मेन बेनिफिट होता है इसका ऑफ पेज एसईओ का। अब कुछ एक इसके इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, लाइक वाई ऑफ पेज एसईओ इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सम सिंपल डेफिनेशन, इट कैन इम्प्रूव यूर वेबसाइट रैंकिंग इन द सर्च इंजन। जो आपके रिजल्ट पेज में जो भी रैंकिंग आ रही है कीवर्ड के रिलेटेड, और सभी रैंकिंग को इंक्रीज करने का यहाँ पे इसके जो होती है ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी के थ्रू अपनी रैंकिंग इम्प्रूव होती है। तो यहाँ पे इसके कुछ बैकलिंक्स देता है एक तो आपको, और ब्रांडिंग एक क्वालिटी हो जाती है कि जैसे जितनी ज़्यादा आपकी बाकी जितनी ज़्यादा वेबसाइट पे आपकी लिंक्स क्रिएटेड होगी तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी इंक्रीज होता है इन टर्म ऑफ द गूगल सर्च इंजन। जितने भी अपने सर्च इंजन होते हैं उनके बेस पे। अब इसके कुछ की एलिमेंट होते हैं जो हमें काम करना होता है ऑफ पेज एसईओ में। जैसे की एलिमेंट लाइक आप यहाँ पे लिखते हो टाइप ऑफ पेज एसईओ के अंदर जाते हैं तो आपके पास मल्टीपल टाइप्स आते हैं यहाँ पे। जैसे लिंक बिल्डिंग आ गया, कंटेंट मार्केटिंग आ गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लोकल एसईओ, फॉर्म, गेस्ट पोस्टिंग, ये सारे अपने टाइप्स हैं इसके अपने ऑफ पेज एसईओ के। अब इमेज सबमिशन ये सब होते हैं। इसमें अपने को करना क्या होता है कि जितने भी इसके टाइप्स होते हैं, पीपीटी सबमिशन, क्लासिफाइड लिस्टिंग वगैरह, जितने भी ये टाइप्स होंगे, इन सब टाइप्स की पहले अपने को वेबसाइट फाइंड करनी होती है कि हम किस किस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। वो चीज़ सबसे पहले अपने को फाइंड करनी होगी। जब चीज़ वो फाइंड कर लेंगे उसके बाद अपने को करना होता है कि जो जो रिक्वायर्ड होता है, जैसे इमेज सबमिशन के लिए आपके पास एक इमेज होनी चाहिए, पीपीटी सबमिशन के लिए आपके पास एक पीपीटी क्रिएशन होनी चाहिए, और फिर आप बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपके बिजनेस की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ आपके पास होती है। अब जैसे यहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग की बात करते हैं, सबसे पहले जो उसका टाइप आता है दैट इज़ द बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग बेसिकली होती है ऑफ पेज एसईओ के अंदर, जहाँ पे आप अपनी जो लोकल एसईओ होता है, जैसे आपकी कोई लोकल शॉप है, लोकल स्टोर है, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा बिजनेस लिस्टिंग। आपको सबसे पहले इसकी साइट्स फाइंड करनी कि आप किस किस वेबसाइट पे आके अपनी बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल में जस्ट आपको बिजनेस लिस्टिंग साइट्स लिखना है, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लिंक्स आ जाएगी यहाँ पे, जैसे 101 बेस्ट फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट, इनको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी वेबसाइट मिलेगी, इसमें कुछ काम करेगी कुछ काम नहीं करेगी। जिनका DAPA हाई होता है उस वेबसाइट पे ट्राई करना है कि उस वेबसाइट पे आप अपनी बैकलिंक्स को क्रिएट करें। इनिशियली लो लेवल पे भी जा सकते हैं, बट ट्राई करें कि जिसका DA और PA है, जो डोमेन अथॉरिटी होता है उसका हाई है, उस पर क्रिएट करें। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसका भी DA इंक्रीज हो जाएगा, और जब DA PA ये टर्म इंक्रीज हो जाती है तो आपकी जो रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लग जाती है सर्च इंजन के अंदर।
अब जैसे यहाँ पे पहली लिस्टिंग है इंडिया मार्ट पे। तो इंडिया मार्ट पे कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आपके बिजनेस के रिलेटेड जो प्रोफाइल होगी ना वो क्रिएट करनी है यहाँ पे। जैसे हम इंडिया मार्ट के अंदर गए, यहाँ पे आप अपना नॉर्मल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो साइन इन करके, या फिर आप सेल कर सकते हैं इसमें, सेल के में अंदर जाके। अब इसके अंदर आप जैसे रजिस्ट्रेशन का काम स्टार्ट करेंगे ना, प्रोसेस करेंगे, तो आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होके आ जाएगी। जैसे हम किसी भी एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे इसको मरकरी मेडिकेयर भेज रहा है, तो मरकरी मेडिकेयर की यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है कंप्लीट। यानी इस बिजनेस की जितने भी इंफॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट अस के टैब पे जाते तो उसके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसकी एक सिंगल प्रोफाइल क्रिएट होगी। जब वो सिंगल प्रोफाइल अपनी क्रिएट हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अपने बिजनेस को किसी दूसरी बिजनेस वेबसाइट पे लिंक कर दिया। अब होगा क्या, गूगल जितने भी सर्च इंजन होंगे वहाँ पे जो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मेंशन होगी वो सारी सेम होगी। बताओ सर, वॉइस आपकी बीच में बंद हो जा रही, क्या हो गया है? आवाज़ बीच बीच में बंद हो रही है। हाँ, मतलब अभी बीच में बिल्कुल बंदी हो गई थी, और इससे पहले क्या होता है कि चलते चलते बिल्कुल क्रैक सी हो जाती है। एक मिनट, अभी ठीक है? हेलो, हाँ जी सर, सही है अभी। जितनी भी अपने बिजनेस लिस्टिंग के वेबसाइट होते हैं, बिजनेस लिस्टिंग की सबसे पहले अपने को वेबसाइट फाइंड करनी है। जब हम बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट को फाइंड कर लेते हैं तो उसमें जस्ट एक अकाउंट क्रिएशन का काम होता है। हमेशा ट्राई करें कि जिसकी भी डीए अपने इंक्रीज होती है, जिसकी डीए ज़्यादा होती है, उस वेबसाइट पर जाके अपने को क्रिएट करनी है। चाहिए आप, जैसे ये facebook.com आ रहा है, इसमें आप पेज भी क्रिएट कर लोगे। इसमें एक चीज़ का याद रखना, नैप का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये तीनों अपनी सेम होनी चाहिए आप कहीं पे भी एक बिजनेस के रिलेटेड प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, सब जगह सेम होनी चाहिए। जैसा भी इनमें से नीचे आके हम कोई सी भी एक वेबसाइट को पिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, अब इसके अंदर आपको कहीं पे ऑप्शन देखना है कि जहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग को हम पोस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर नहीं है ना। आपको ये काफ़ी रिसर्च करनी होती है जब भी आप एक वेबसाइट को फाइंड करते हैं ना, इसको अपलोड करने के लिए, लिस्टिंग के लिए, तो आपको काफ़ी चेक करनी होती है मल्टीपल वेबसाइट पे जा के, और वहाँ से आपको एक लिस्ट क्रिएट करना होता है। जैसे इंडिया वेब डायरेक्टरी के अंदर इसमें इस पर स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने को एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएशन करने के लिए जस्ट रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। वहाँ पे 3 डिटेल को एंटर किया है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड योर बिजनेस टू लोकल फ्रोग, यानी एक लोकल फ्रोग है, वो बिजनेस लिस्टिंग की एक वेबसाइट है। लोकल फ्रोग है वो बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट है। तो उसके इसमें अब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डिटेल्स आएगी। जैसे इस डिटेल्स को आप फिल करके साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके बिजनेस लिस्टिंग का क्रिएशन का काम हो जाएगा। इसके अंदर जैसे आपको यहाँ पे पासवर्ड, बिजनेस नेम इंपॉर्टेंट होता है, और एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ों को आपको फिल करना होता है। सेम मतलब ये रखना है कि जितने भी कहीं पे भी आप बिजनेस लिस्टिंग या फिर अलग टाइप की बैकलिंक्स को क्रिएशन का काम करोगे, सब में सेम रखना है, चाहे नेम हो, चाहे फ़ोन नंबर हो, चाहे एड्रेस हो, तीनों चीज़ों को। अब इसी हिसाब से जो जितने भी अपनी वेबसाइट होती है बैकलिंक्स क्रिएशन की, चाहे वो बिजनेस लिस्टिंग हो या इमेज सबमिशन हो, वो आपको सेम प्रोसेस होता है। जितने भी वेबसाइट में क्रिएट करोगे, अकाउंट का क्रिएशन करना, अपना बिजनेस को वहाँ पे लिस्ट करना। अब दूसरे जैसे हम इमेज सबमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, आपको सिंपल गूगल के अंदर इमेज सबमिशन साइट पे क्लिक करना है। 500+ फ्री इमेज सबमिशन साइट है। जैसे यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, अब इसके अंदर जस्ट आपको अपनी इमेज ऐड करनी है, जो भी आपके बिजनेस से जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं और उस कीवर्ड के रिलेटेड आपको यहाँ पे इमेज ऐड करनी है।
साइन इन करके, जो सब में आपको साइन अप या साइन इन करना होगा। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे इन्होंने वीडियो पब्लिश की हुई है, तो इन दिस सेम वे अपने भी वीडियो पोस्ट हो जाएगी या इमेज पोस्ट हो जाएगी। जिफ के टाइप में कर सकते हैं या फिर नॉर्मल इमेज में कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल इमेज है। इनका काम होता है कि जो आपकी इमेज सबमिशन के अंदर भी जो भी आप कीवर्ड को पिक करेंगे, टाइटल के अंदर जो कीवर्ड रखोगे या वैसे कि जो फाइल का नाम होगा आपका वो कीवर्ड होगा। तो इमेज सबमिशन जब आप करेंगे तो उसमें इमेज के अंदर भी आपको अपना कीवर्ड इंक्लूड करना होता है। अब जब पीपीटी सबमिशन की तरफ आप देखते हो तो पीपीटी सबमिशन साइट पे आपको क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल पीपीटी सबमिशन की साइट मिल जाएगी। इसके अंदर जस्ट आके अपने बिजनेस के बारे में, यानी जिस भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप एक अपनी फाइल को क्रिएट कर लो। जैसे मैं अपने एक प्रोजेक्ट का डेमो दिखा देता हूँ किस टाइप की क्रिएशन होती है, जितनी भी चीज़ें होती है ना। अब यहाँ पे जैसे ये है अपनी एक सारी अपनी बैकलिंक्स में क्रिएशन में काम आ रही है, जितनी भी होती है पीपीटी के अंदर अपनी कंटेंट जो। अब यहाँ पे जैसे इस वेबसाइट है जो प्रोजेक्ट हमारा जो है उसका है यहाँ पे। अब इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे बुक मार्किंग, प्रोफाइल सबमिशन, इमेज सबमिशन, क्लासिफाइड लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग, पीडीएफ सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन। ये अपने काफ़ी मल्टीपल टाइप्स की होती है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे वो करते हैं, वर्क करते हैं इन चीज़ों पे। अब जैसे बुक मार्किंग सबमिशन आते हैं, बुक मार्किंग सबमिशन में होता क्या है, ये वेबसाइट की यूआरएल होती है जिस पे हम अपनी बुक मार्किंग को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब जैसे आप इसको किसी को एक को भी ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे बुक मार्किंग के अंदर जो भी हमारी जैसे यहाँ पे पायलट स्टडी है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं, तो इसकी जो लिंक रहेगी हमारी उस वेबसाइट पे रिडायरेक्शन करेंगे यहाँ पे पायलट स्टडी के पेज पे। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि जिस भी पेज को आप टारगेट कर रहे हो उसी पेज की लिंक भी आप वहाँ पे मेंशन करें। तो क्लासिफाइड लिस्टिंग में जस्ट अपने पास एक टाइटल की रिक्वायरमेंट होती है और उसके बारे में जो पैराग्राफ आप डिस्कस करना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्रिएशन करने का काम सेम होता है कि जैसे आप साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे आपके पास एक अकाउंट आ जाएगा। अकाउंट के अंदर जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन को फिल करनी होती है। अब प्रोफाइल सबमिशन पे जाते हैं तो ये प्रोफाइल सबमिशन होती है। यहाँ पे हम अपने कंपनी या फिर अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, जहाँ पे एक प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। जैसे अपनी प्रोफाइल क्रिएट होगी, अब इसको यहाँ पे पर्सन आके फॉलो कर सकते हैं, जितने भी इस प्रोफाइल पेज को देखेंगे तो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एक होती है कि प्रोफाइल क्रिएशन। हाँ, इसमें जो आप बुक मार्किंग बोली ना, तो बुक मार्किंग जो हम सबमिशन करेंगे ये पेज के लिए होगी, मतलब वो पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए बुक मार्किंग। अच्छा, कीवर्ड के लिए, उस कीवर्ड के लिए। हाँ, देखिए सर्च इंजन तो जो आपका सर्च इंजन, हाँ, उस कीवर्ड पे हमारा आर्टिकल ही तो लिखा होगा ना। आर्टिकल कंटेंट तो कीवर्ड के रिलेटेड ही होना चाहिए अपना। मतलब मेरा बोलने का मतलब है बुक मार्किंग और अदर जो हमने अभी जो डायरेक्टरी सबमिशन किया उसमें और बुक मार्किंग में डिफरेंस क्या है? अलग अलग पेज टाइप होते हैं। डायरेक्टरी के अंदर आप केवल डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, जैसे होम पेज, फिर उसका इनर पेज, फिर उसके इनर पेज, इस हिसाब से। बुक मार्किंग के अंदर जो हमने यहाँ पे देखा है ना, इसके अंदर जस्ट एक आपके पास नॉर्मल एक कंटेंट का पार्ट आ रहा है यहाँ पे। ये वाली जो चीज़ है, आप टाइटल आ गया, फिर आपका जस्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। अब जब आप डायरेक्टरी सबमिशन देखते हो यहाँ पे आपके पास लिंक्स अलग से आ रही है, टाइटल है, फिर उसके बाद लिंक्स भी विजिबल है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब जितने भी एक पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेटेड एक वेबसाइट पर मल्टीपल डायरेक्टरी प्रेजेंट रहेगी, तो वहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टरी आपकी सारी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी एक वेबसाइट के रिगार्डिंग। इसी हिसाब से इसके मतलब एक टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू अब आज के टाइम में ना जो अपनी ये है डायरेक्टरी सबमिशन वो बहुत कम यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं इसको। मेन आप जो फोकस करते हैं लोकल बिजनेस है, तो उसके लिए आप केवल बिजनेस लिस्टिंग पे काम करें। बिजनेस लिस्टिंग एक बेटर ऑप्शन होता है। बाकी प्रोफाइल सबमिशन होगी, इमेज सबमिशन होगी
और फिर अपना जो अलग आते हैं, PDF सबमिशन भी कर सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, और एक होता है अपना गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग में भी सेम एक पीस ऑफ कंटेंट रहेगा आपका, उस पीस ऑफ कंटेंट को आपको पब्लिश करना होता है अलग वेबसाइट पे, 200 की वेबसाइट पर। तो सर इसमें जैसे मान लीजिए हमने दूसरे की वेबसाइट पे बनाया है ना, जैसे बैकलिंक, हाँ, तो वो हमें पता कैसे लगेगा कि उसने अप्रूव कर दिया उसको? आपके पास जिस ईमेल से आप क्रिएट करोगे ना, उस ईमेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा आपके एंड पे। बाकी कई बार आपको चेक भी करना होता है किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके जिस पर आपने क्रिएट किया ना, उस पर जाके आपको चेक भी करना होगा। और एनालिटिक्स का पार्ट होकर ट्रैफिक का पार्ट उसमें दिखाई देगा। ये बैकलिंक्स के जस्ट नॉर्मल टाइप होते हैं। इसमें जस्ट जो मेन होता है ना, वो अपना प्रोफाइल जो भी बताए अपने को, प्रोफाइल सबमिशन, इमेज सबमिशन, इस टाइप की आपकी करें। और जो मेन पार्ट है OPSU के अंदर, एक कीवर्ड को पिक करें और उसी कीवर्ड के अंदर जितनी भी टाइप की बैकलिंक्स होती है, OPS एक्टिविटी होती है, उन सब पे क्रिएशन करते हैं आप। ठीक है। तो ये नॉर्मली OPS के अंदर ये टाइप्स आते हैं इसके, OPS के, जिसके अंदर सेम एक वो प्रोसेस आप क्रिएशन का देख लेना। इसमें जस्ट वही होता है, अकाउंट क्रिएशन का काम होता है। जो डिटेल्स आपसे मांगी गई है वो चीज़ आप ऐड कर देना। बाकी जो ChatGPT का भी आप इसमें हेल्प ले सकते हैं क्रिएशन में, जो भी कंटेंट वगैरह क्रिएशन है। इसमें किसी वेबसाइट में छोटा कंटेंट मांगता है, किसी में बड़ा मांगता है। जैसे ब्लॉग पोस्टिंग होती है, उसमें आपको कंप्लीट ब्लॉग लिखना होता है, तो जो कंटेंट आपने अपनी वेबसाइट में लिखा वो सेम कंटेंट आप अपनी उसके अंदर लिख देना ब्लॉग पोस्टिंग के वेबसाइट में। जब ब्लॉग पोस्टिंग की वेबसाइट में आपने सेम कंटेंट लिख दिया, और जो बीच में कीवर्ड आएंगे ना उसमें, जैसे दूसरे पेज के बारे में बात करते हैं, तो उसको लिंक करना अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसे यहाँ पे ब्लॉग आर्टिकल है, इस टाइप की आउटलाइन देख सकते हैं आप क्या लिखना चाहते हैं। बाकी आप नॉर्मल लिख सकते हैं कि जो भी आपका ब्लॉग्स होगा उसके ऊपर लिख सकते हैं, जो भी कीवर्ड होगा। मतलब इसमें जैसे 300 वर्ड्स का आपने कोई भी एक ब्लॉग लिखा है ChatGPT के थ्रू, या वैसे आप होमन के थ्रू उसको एक समरअप कर लो अपना 100 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, उसको बैकलिंक्स के लिए यूज कर लो उस पर्टिकुलर कंटेंट को। ठीक है। बाकी इसमें अकाउंट क्रिएशन, हाँ, उसमें मतलब जैसे हमने ChatGPT से मतलब कंटेंट राइट किया, और उसके बाद उसमें जो कीवर्ड है वही हमारा हर, चाहे हमें वो डायरेक्टरी सबमिशन करना है, बुक मार्किंग करनी है, वहाँ पे उसको सबमिट कर दें। हाँ, उसमें ट्राई करना है कि एक कंटेंट में केवल एक ही कीवर्ड का यूज करें। ओके। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ होगी, उसके अंदर आपको मल्टीपल कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। ये मतलब OPS की एक टाइप होती है। इसके रिलेटेड जो रेफरेंस वीडियो मैं आपको दे दूंगा कि कैसे कैसे क्रिएट करेंगे। यदि एक पे हम अकाउंट क्रिएशन करके क्रिएट करेंगे तो उसमें टाइम टेकिंग होगा, बट उसके अंदर जस्ट आप नॉर्मल अकाउंट का क्रिएशन का काम करना है। उसके अंदर जो इन्फो मांगता है वो इन्फो ऐड करनी है, बस ये अपनी चीज़ होती है उसमें। अब बैकलिंक को जो आपने अभी शुरू में बताया था ना, बिजनेस सबमिशन जब आप कर रहे थे, तो मतलब उसका तरीका वही है कि अपना कीवर्ड डाला और अपना जो जैसे शुरू में बताया था ना, जो हाँ वो सब सेम होता है अपना, कि आप जो इन्फो वो मांगते जाते हैं ना, प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग साइट का अलग अलग फॉर्मेट होता है कि वो कैसी इन्फॉर्मेशन मांग रही है। वो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करते रहना है, फिर आपको वो सबमिशन हो जाएगी आपकी। वेरीफाई के लिए कई बार ईमेल पे आ जाता है, या अदरवाइज उस सेम वेबसाइट पे जाके जिस कीवर्ड से आपने क्रिएट करी है उस कीवर्ड को सर्च कर लेना, वो आपकी लिस्टिंग वहाँ पे दिखा देगा। लेकिन सर एक चीज इसमें, जैसे जो आपने साइट अभी खोली है, अब मान लीजिए हमारी कुछ अलग फूड कैटेगरी की है, और आपने जो जितने भी बैकलिंक्स खोली हैं ये उसके रिलेवेंट तो नहीं है। अगर ये कुछ और अलग अदर हुई तब भी हमें बैकलिंक मिलेगा यहाँ से? हाँ, बैकलिंक्स ले सकते हैं, लेकिन अपनी फूड्स की अलग आ जाएगी। आप गूगल पे डालेंगे ना फूड बैकलिंक साइट्स, आपको लिस्ट ऑफ साइट्स मिल जाएगी। हर नीच की अलग अलग मल्टीपल साइट्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ में ना टॉप 155 फूड गेस्ट पोस्टिंग साइट,
तो इस हिसाब से आपको हर नीच के अलग अलग मिल जाएंगे। इसके अंदर फूड आपको पीपीटी सबमिशन, तो यहाँ पे आपको और इसमें सर हाँ इसमें ना जैसे आपने ये बताया फूड की, अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जो साइट्स होती हैं हम्म, उसमें भी हम कर सकते हैं बैकलिंक्स, उसमें बेनिफिट रहता है, बेनिफिशियरी रहेगा। गवर्नमेंट की ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाके वो क्रिएट कर सकते हो बैकलिंक्स। कुछ कुछ एक वेबसाइट होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप इस वेबसाइट पे आके अपनी बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। वो अपनी कुछ कुछ वेबसाइट ही होती हैं। अब बाकी अगर एजुकेशन रिलेटेड अगर अपना वो है कंटेंट तभी भी। हाँ, क्रिएशन तो आप किसी में भी कर सकते हैं, जिसका हाई डी ओ पी ए हो उसको चूज करो, वो बेटर होती है। ओके। बेस्ट एक बेटर अपॉर्चुनिटी यही होती है कि इसके अंदर आप अपना जो कीवर्ड टारगेट करो ना उसको प्रॉपर टारगेट करें। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कोई भी एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट की हम स्पीड को कैसे ट्रैक करेंगे और उसमें जो जो इश्यू आ रहे हैं, क्या इश्यू होते हैं, उन चीज़ों के एक बार टेक्निकल एसईओ के हिसाब से देखते हैं। हेलो सर। हाँ बताओ। सर जैसे आपने बताया था पार्टिकुलर कैटेगरी का, पार्टिकुलर वेबसाइट बैकलिंक का, तो उसमें क्या होता है सर कि वो जस्ट रिजल्ट नहीं देता, 2-4 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है, तो क्या उस दौरान उस पर पोस्टिंग करना सफिशिएंट है? देखिए, जो आप फ्रीलांस पे जो बैकलिंक्स क्रिएशन का काम करते हैं ना, वो 1 या 2 मंथ तक वैलिड होता है। वो अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग डिपेंड पे करता है कि किसी में 3 मंथ, किसी में 5 मंथ, किसी में 4 मंथ। देखिए, जो आप कह रहे हो ना, हाँ, जो आप कह रहे हो कि 2-3 मंथ तक अपना रिजल्ट डिस्प्ले होता है ना? जी, जैसे मैं पार्टिकुलर जैसे फूड का है तो फूड का पार्टिकुलर वेबसाइट में मैं बैकलिंक क्रिएट करता हूँ, तो वो ईमेल पे लगभग 1-2 महीने 4 महीने बाद कंफर्मेशन आता है बैकलिंक क्रिएट हुआ या नहीं। तो उस दौरान उसमें पोस्ट मोस्टली क्रिएशन का बैकलिंक्स को आप 3-4 दिन में आप देख सकते हो, इंस्टेंट देख सकते हो, दूसरे दिन भी आप देख सकते हो, विद इन 3-4 दिन। ब्लॉग सबमिशन सब का तो जस्ट दिखा देता है, बट किसी पार्टिकुलर का रेस्टोरेंट का हो गया, जैसे फूड का हो गया, तो उस पे अप्रूवल के लिए 2-4 महीना ले लेता है। वो मेल में कोई कोई वेबसाइट होती है जिसमें टाइम लगता है, बट जो बाकी की वेबसाइट होती है उसमें आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं एक प्रॉपर टाइम की ड्यूरेशन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर। अब जैसे ये वेबसाइट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये रिपोर्ट अपनी बुक मार्किंग है। अब इनकी सबकी अलग अलग डेट है। जैसे यहाँ पे है 16 to 21, 23 to 28, ये क्रिएशन की कि हमने इस स्टेट के बीच में क्रिएशन की है। और जो इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हर 15 डे के अंदर जाती है, तो हमको हर 15 डे के अंदर ही मेंशन करनी होती है यहाँ पे। तो आप जस्ट नॉर्मल, आपके पास ईमेल नहीं आ रही है ना, तो आप उस वेबसाइट के ऊपर जाए जिस पे आपने क्रिएशन की है। जैसे यहाँ पे रीच एट है, इस पे मैंने अपनी क्रिएशन की थी बैकलिंक्स को। तो यहाँ पे ये PhD एनालिसिस के बारे में दिखा रहा है। रीच एट पे मैं गया मेन पे। किसी में क्या होता है, सर्च बार का ऑप्शन होता है। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर यूजर नेम जो मैंने रखा था वो PhD डाटा एनालिसिस रखा था, तो इस जस्ट यूजर नेम को मेरे को यहाँ पे आके सर्च का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मतलब जैसे मैं लॉगिन भी करूँगा ना उस पर्टिकुलर अकाउंट से इसमें, तो मेरे को दिखा देगा कि मैंने कौन सी सबमिशन की थी, कौन सी अप्रूव हुई है। जिस पे आप क्रिएट करके देख रहे हैं ना, उस पे आप 2-3 दिन का टाइम देखो, 2-3 दिन में मोस्टली अप्रूव हो जाती है जितनी भी बैकलिंक्स होती है। हेलो सर। हाँ सर, मैं पीछे के वीडियो थोड़े नहीं देखी, इसलिए थोड़ा समझने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही सर। रिकॉर्डिंग तो पोर्टल पे ही है ना, उस पर अपने कंप्लीट नहीं मिल रही सर। उसमें मैं लॉगिन क्रिएट करके वो वेबसाइट है ना सर आपका, डिजिटल जर्नी। हाँ, उसमें चेक कर। उसके बाद हम चलते हैं। वो कमल जी तो देख लेना, 2-3 दिन के अंदर उस वेबसाइट पे जाके अपना जो अकाउंट क्रिएशन किया था उस पर लॉगिन करके वहाँ पे आपको मिल जाएगी जो भी सबमिशन आपकी रहेगी, वो सभी सबमिशन। अब फिर आगे इसमें जब हम अब देखते हैं टेक्निकल इश्यू के। हाँ सर, आप जो एक्सेल शीट पे रिपोर्ट बनाए रखे हैं उसको शेयर कर सकते हैं?
ये नहीं कर सकते इसमें ना, क्लाइंट की रिपोर्ट है ये वाली। वैसे एक फॉर्मेट में आपको जस्ट डमी फॉर्मेट आपको दे दूंगा कैसे हम क्रिएट करते हैं ना। क्रिएट का नहीं सर, जो वेबसाइट का आपने लिंक रखा हुआ है उसका नेम। ये वाला जो क्रिएशन वेबसाइट होती है, जी सर। हाँ ये तो मैं वैसे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, है हमारे पास एक सीट अलग से, उसको दे देंगे। ओके सर। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं पेज स्पीड इनसाइट। एक जो वेबसाइट की होती है, किसी वेबसाइट के हम स्पीड वगैरह को कैसे मेजर करते हैं, जो वेबसाइट की टेक्निकल रिपोर्ट होती है उसको कैसे क्रिएशन का काम करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो इसके लिए अपने पास दो टूल्स आते हैं पेज स्पीड को मेजर करने के लिए। एक होता है पेज स्पीड इनसाइट, जिसको हम कहते हैं पेज स्पीड डॉट वेब डॉट ट्यू, ठीक है। दूसरा होता है अपने जीटी मैट्रिक्स। इन दोनों टूल से हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, जो भी उसके टेक्निकल पार्ट में जो इश्यू आ रहा है उन सभी को मेजर कर सकते हैं। जस्ट आपको अपना वेब का यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे आके एनालाइज पे क्लिक कर देना है दोनों पे। तो ये आपकी जो वेबसाइट का जो पेज है उसकी स्पीड बता देगा कि कहाँ पे क्या इश्यू है, कहाँ पे क्या इश्यू, वो सब चीज़ आपको एक जो प्रॉपर रिपोर्ट होती है वो डेवलपर को क्रिएशन करके वो आपको दे देनी है। पेज स्पीड इनसाइट के अंदर हम मोबाइल और डेस्कटॉप की दोनों की चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस होता है जो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो परफॉर्मेंस के अंदर आइडेंटिफाई होती है। एक्सेसिबिलिटी होती है कि आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी आसानी से एक्सेसिबल है नेविगेशन के टर्म में या फिर एक पेज से दूसरे पेज के जाने के टर्म में। और जो वेबसाइट का जो कंटेंट वगैरह वो कितनी जल्दी आसानी से एक्सेसिबल है किसी भी यूजर को, वो चीज़ दिखाता है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर दिखाता है कि आपने के जो अपने वेबसाइट का क्रिएशन का काम हुआ है कितना अच्छे तरीके से उसको क्रिएशन किया, वो बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है। एसईओ के अंदर आपकी जो वेबसाइट है उसका एक और स्कोर दिखाया जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका एसईओ का स्कोर कितना है, वो बताया जाएगा इसके अंदर। अब जैसे इसमें स्पीड की बात करें तो दोनों की डिवाइस की अलग अलग दिखाई जाती है। जैसे मोबाइल के अंदर 52 आ रही है, डेस्कटॉप के अंदर ये 91 आ रही है, ठीक है। यदि इसके 3 सिग्नल होते हैं, एक होता है यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 0 to 49 तक रेड वार्न करता है, यानी आपकी स्पीड बेकार है और जो भी पेज की स्पीड होगी वो बहुत बेकार है। 50 से जो 89 के बीच में होगी वो मीडियम है, ठीक ठाक है, और 90 से 100 के बीच में वो स्पीड अपनी गुड होती है। तो ये अपना होता है। अब यहाँ पे मोबाइल के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे नीचे जो आते हैं ये आपके एरर्स आते हैं। ये जितने भी एरर्स आपके होते हैं ये सभी एरर्स को आपको डेवलपर के पास भेजना होता है। ये डेवलपर आपके एरर को फिक्स कर देता है, जितने भी एरर्स हो गए। जैसे लार्जेस्ट कलरफुल पेंट हो गया, मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क हो गया, इन सभी एरर्स को आपको एक बार डेवलपर के पास इसको जस्ट कॉपी या स्क्रीनशॉट लेके डेवलपर के पास सेंड करोगे तो उसको फिक्स करके आपको दे देगा। बाकी आप खुद करना चाहते हैं तो मल्टीपल प्लगइन्स आते हैं वेब उसके वर्डप्रेस के अंदर, जिसके थ्रू आप इसको कस्टमाइज चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले लार्जेस्ट कलरफुल पेंट आ रहा है तो इसके अंदर जो पहला सेक्शन होता है ये वाला, इसके अंदर जो कलर का एरिया आ रहा है जो फोटो यूज किए इसके थ्रू एरर दिखा रहा है, तो इसके लिए हम लेजी लोड का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे रिड्यूस जावास्क्रिप्ट ये है, इसके अंदर क्या होती है मल्टीपल जेएस की फाइल होती है, उन सभी फाइल को मर्ज कर सकते हैं और उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये 2 काम इसमें कर सकते हैं। इनिशियल सर्वर रेस्पॉन्स टाइम होता है, ये सर्वर के एंड से होता है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप अपने सर्वर को चेंज कर ले यदि ये टाइम ज़्यादा आ रहा है तो। रिमूव अनयूज CSS होती है, ये भी सेम अपनी जैसे आपके पास कोड की वेबसाइट होती है तो उस केस में क्या होता है कि आप कोड के थ्रू तो CSS को हटा सकते हैं, बट वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप CSS को नहीं हटा पाते, तो प्लगइन के थ्रू आप उसको मिनिमाइज या फिर जो मल्टीपल फाइल्स है तो उसको मर्ज कर सकते हैं एक फाइल के अंदर। तो ये काम कर सकते हैं उस कोड के अंदर आप। नेक्स्ट जनरेशन जो ये आपकी इमेज आ रही है, ये कह रहा है कि जो इसमें एक तो इसका जो साइज करंट साइज यहाँ पे दिखाएगा और पोटेंशियल सेविंग, कि इसमें आप सेविंग कितना कर सकते हैं। सेविंग मतलब जो इसका जो साइज होता है ना इमेज का, जैसे 141 KB इसका है तो आप इसको 46.9 KB तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट क्वालिटी लॉस। तो इस हिसाब से जितने भी इमेज होगी वो सारी इमेज यहाँ पे दिखा देगा। ऑन इमेज को आप कंप्रेस कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे
इसके पास प्लगइन्स आते हैं कंप्रेस करने के लिए। जैसे एक प्लगइन्स का नाम है स्मैश, ये अपना इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए समझ। इस पे जस्ट आप जैसे हम दिखा देते हैं प्रैक्टिकल करके ना, डैशबोर्ड के अंदर प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन्स पे आना है। यहाँ पे हमको स्मश टाइप करना है। जैसे हम स्मश को टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्लगइन्स दिखाएंगे। ये A3 लेजी लोड हो गया, ये भी अपना ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम होता है। अब इसको जस्ट आप इंस्टॉल पे क्लिक करना। अब एक्टिवेट पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर समस पे आप जाएंगे, यहाँ पे समस का ये नीचे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। ये एक सेटअप का ऑप्शन आता है कि आप सेटअप कर लो इसको या स्किप कर देते हो। तो यहाँ पे आपके पास नीचे आएंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे आपके पास और दिखा देगा कि आपके पास कितनी इमेज है जिसको कंप्रेस करने की नीड है। तो यहाँ पे अपने पास इस वेबसाइट में 78 इमेज है जिसको हमें कंप्रेस करना है। तो सिंपल आप बल्क स्मैश पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इन प्रोग्रेस में चल जाएगा, जितने भी अपने 78 इमेज है उसको प्रोग्रेस करने में। अब जैसे यहाँ पे है ना 0 आउट ऑफ 78 इमेज ऑप्टिमाइज, तो जितना जितना इमेज ऑप्टिमाइज होता जाएगा वो यहाँ पे चलता जाएगा। और यहाँ पे सेविंग भी दिखा देगा कि कितनी इमेज स्मश हो चुकी है और कितनी हमने सेविंग की है। इनका मतलब जो कंप्रेस होता है ना साइज का, कितना % कम साइज किया है, तो वो चीज़ वहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, तो इस वे से जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसमें इस वे से हम अपनी जो इमेज होती है उसको साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। और इसमें ये कहा गया है एक पॉइंट यहाँ पे कि सर्व इमेज इन नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट। इसका मतलब होता है कि जो आपकी इमेज फाइल है वो मोस्टली हम यूज करते हैं जेपीजी की फॉर्मेट में, जेपीजी या पीएनजी की फॉर्मेट में। उसके अलावा भी अपने पास 2 फिल्म फॉर्मेट आए हैं, जिसका एक है वेब और एक होता है AVIF। इन 2 फॉर्मेट में रिकमेंडेशन करता है जितने भी अपने ये होते हैं सर्च इंजन वगैरह आज के टाइम में कि आप इनमें यूज कर लो। ये बेटर कंपैरिजन प्रोवाइड करता है कंपेयर टू पीएनजी और जेपीजी। यानी जब भी आपकी इमेज वेब और AVIF में होगी वो डाटा कम कंज्यूम करेगी और फास्टर लोड होगी। तो ये नए फॉर्मेट आए जिसको हमें अपने यूज कर लेना चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। उसके बाद जो रिमूव अनयूज जावास्क्रिप्ट है, ये जितने भी एरर्स होते हैं ये अपनी कोई भी एक प्लगइन यूज करते हो ना आप, जिसमें आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हो, उसमें ये एरर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी वेबसाइट के हम एरर को चेक कर लेते हैं। जो भी मोबाइल और डेस्कटॉप पे है इन सभी एरर की लिस्ट निकाल के जो भी एक लिस्ट क्रिएशन का काम होगा उसको क्रिएट करके हम डेवलपर को एंड पे दे देंगे। अब जीटी के मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे ग्रेड रिप्रेजेंट किया जाता है। जीटी मैट्रिक्स के अंदर एक ग्रेड रिप्रेजेंट किया जाता है जो ABCDE, इस में 4 या 5 ग्रेड होते हैं। C है तो एक मीडियम है, ये परफॉर्मेंस है कि आपकी 63 परफॉर्मेंस आ रही है। अब ये B होगा तो परफॉर्मेंस बेटर होगी, A होगा तो परफॉर्मेंस और बेटर होगी। यदि ये DE है तो उसमें परफॉर्मेंस डाउन पे चली जाती है। तो वो डिफरेंस होता है इसमें। इसके अंदर जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे जितने भी परफॉर्मेंस टेक्सचर वगैरह मतलब जो भी एरर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सेम एरर अपने वहाँ पे जीटी मैट्रिक्स के अंदर दिखा देगा। तो इस हिसाब से अपने पास ये टूल्स होते हैं जिसके बेस पे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से एरर्स आते हैं। इसका एक यदि आपको एक नॉर्मल वे चाहिए ना कि जैसे आपको करना है कि मेरे को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेरे को अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज़ करनी है,
लाइक बिना कोई प्लगइन को इंस्टॉल किए या फिर बिना किसी भी थर्ड पार्टी मल्टीपल प्लगइन्स को। तो उसमें कई प्रोवाइडर्स आते हैं आज के टाइम में, जैसे एक नाइट्रो पैक हो गया। जैसे आप नाइट्रो पैक पे जाओगे तो जस्ट आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट की URL मेंशन करनी होती है। अब ये आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा। इनसे क्या होता है, जितने भी अपने ये होते हैं ना, नाइट्रो पैक हो गया, इसी हिसाब से मल्टीपल पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो ये अपनी अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज का ऑप्टिमाइजेशन, फाइल का ऑप्टिमाइजेशन, CSS मिनिफिकेशन, GS मिनिफिकेशन, ये सब कुछ खुद कर देता है। अपने को इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे अपना क्या है कि अभी जो पेज स्पीड इनसाइट है मोबाइल के अंदर आ रही है 52, तो जैसे हम नाइट्रो पैक का इम्प्लीमेंट करेंगे उसको 90 कर देगा यहाँ पे, और डेस्कटॉप के अंदर अपने 99 हो जाएगी कंपेयर टू 85 है, तो उसको स्पीड इम्प्रूव करके वहाँ पे 99 कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है जब भी हम इस टाइप की यूज़ करते हैं ना, प्लगइन्स जो होता है, नाइट्रो पैक हो गया, इनको यूज़ करेंगे तो इस वे में अपनी जो वेबसाइट की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बट इसमें हम सजेस्ट नहीं करते कि इसको आप यूज़ करें फॉर द ई-कॉमर्स वेबसाइट। ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो प्रोडक्ट पेज होता है उसको कैशे में, जो कैशे होता है ना, उसको एक्सक्लूड करना होता है। कैशे का मतलब होता है कि वहाँ पे जैसे एक बार पेज होता है, आपने किसी ब्राउज़र के अंदर आके कोई भी एक पेज देखा है, मान लीजिए यही पेज आपने ओपन किया ब्राउज़र के अंदर, तो इसकी एक कॉपी को स्टोर कर लेगा ब्राउज़र में। जब नेक्स्ट टाइम आप इस पेज को ओपन करोगे तो वो ओरिजिनल वेबसाइट के थ्रू नहीं आएगा, वो आपके ब्राउज़र के थ्रू ही आएगा आपका पेज। तो वो होता है कैशे का। तो हमेशा जब ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है तो उसमें कैशे को इम्प्लीमेंट ना करें, वो बेटर होती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्राइसिंग वगैरह के जो ऑप्शन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। क्या बोलते हैं सर इसको? कैशे बोलते हैं, ब्राउज़र कैशे जो होता है ना, कैशे। ब्राउज़र कैचे। हाँ, CACHE। अच्छा, तो इसमें मतलब हमें वो ये नाइट्रो वाला ये यूज नहीं करना चाहिए। वो हर वेबसाइट के प्लगइन के अंदर होता है। यदि आपकी नॉर्मल वेबसाइट है कि आपको लग रहा है आपको कंटेंट चेंज नहीं करना है तो उसमें आप डिसेबल कर लें, पर अदरवाइज उसमें आप एनेबल रखो। ठीक है, मान लिया जैसे आपकी सर्विस वेबसाइट है, 5 पेज की वेबसाइट है, आपको पता है कि मैं कंटेंट बार बार चेंज नहीं करूँगा, ठीक है, तो उसमें आप उसको एनेबल रखो। और बाकी जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें आप डिसेबल करके रखो, बेटर ऑप्शन होता है। यदि आप उसको एनेबल करके रखते हो तो जब भी कभी भी आप अपडेशन का काम करते हो तो उस केस में जितने भी आपके पहले से स्टोर्ड कैशे रहेंगे ना, वो सब कुछ डिलीट करना होगा आपको। उसके बाद से वो आपके ओरिजिनल जो चेंज है वो रिफ्लेक्टेड होंगे वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट होता है अपना इसका। अब कैसे का मतलब यही होता है कि इसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट की एक्सेसिबल होती फास्ट हो जाती है, क्योंकि जो वेबसाइट की जो कॉपी आएगी ना वो ब्राउज़र से नहीं आएगी, वो आपके लोकल स्टोरेज से आएगी। जो भी आपके फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज है, मतलब जो क्रोम ब्राउज़र के अंदर, उसमें से आपके पास कॉपी रिफ्लेक्टेड होगी वो उस पर्टिकुलर वेब पेज के। अब जैसे आप नाइट्रो पैक प्लगइन का यूज़ करोगे तो इसमें आपका जो स्कोर्स होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यूज करने का सिंपल सा तरीका होता है कि इसमें जब आप
यहाँ पे जाओगे गेट स्टार्टेड पे, अकाउंट क्रिएशन का काम होगा, एक प्लगइन देगा ये आपको नाइट्रो पैक का, उसको जस्ट आपको अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर इंस्टॉल कर लेना है और वो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट हो जाएगा साइन इन करने के बाद। तो इस हिसाब के आपके पास मल्टीपल पा जाएंगे जो है ना, ये कॉल जो स्पीड को इम्प्रूव करता है। एक 10x वेब बूस्टर करके भी एक आता है, जिसके थ्रू भी हम अपनी सेम नाइट्रो पैक का काम करता है, उसके थ्रू भी हम अपनी वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये होता है टेक्निकल पार्ट का। अब देखिए, हम कोई भी अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल करते हैं। मान लीजिए janityadav.com एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को एक्सेसिबल करने के लिए सबसे पहले 2 पैरामीटर्स आते हैं, एक आता है HTTPS, दूसरा आता है HTTP। ठीक है, हमेशा अब जैसे मैं HTTP लिख रहा हूँ यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो रही है HTTPS पे, हो रही है ना। तो इस हिसाब से जब भी आप कभी भी वेबसाइट क्रिएशन का काम करते हैं तो हमेशा उसको ट्राई करें कि उसको आप HTTPS पे ही रखें इंस्टेड ऑफ HTTP। ठीक है, यदि आपके पास जो होता है HTTP वो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और उसके अंदर एक सिक्योरिटी के लिए एस यूज होता है। एस का मतलब ये होता है कि जितने भी आप पासवर्ड वगैरह कम्युनिकेशन करोगे ना वो एक सिक्योर वे में जाएंगे। अब मान लीजिए आपने कोई भी एक पासवर्ड ASV लिखा, अब HTTP आपके में तो वो जो बैकएंड में जो डाटा जाएगा ना, जो आप सबमिट करोगे इनपुट के थ्रू जो डाटा जाएगा वो ASV के अंदर जाएगा। बट जब आपकी वेबसाइट के अंदर HTTPS पे आपकी वेबसाइट चल रही है और आपने पासवर्ड मेंशन किया है ASV, तो जो डाटा जाएगा वहाँ पे वो इस वे में जाएगा, मतलब एक फॉर्म के अंदर जाएगा, कोड के अंदर जाएगा वो, मतलब जो एक्चुअल जो आपने लिखा है वो नहीं जाएगा, उसको उसके जगह कुछ अलग से स्ट्रिंग टाइप में वहाँ पे जाएगा। तो ये होता है HTTPS की, वहाँ पे एक आपकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर देता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो हमेशा एक टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है कि हमेशा ट्राई करें कि आपकी वेबसाइट की जो रिडायरेक्शन होती है वो HTTPS के अंदर आए। यदि वो नहीं आ रही तो आप डेवलपर के एंड पे करवा सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरा ऑप्शन होता है कि जब भी आप कभी भी अपनी वेबसाइट की SSL को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाती है। अदरवाइज जो नहीं हो पाती है तो आपके पास एक रिडायरेक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, आपको जस्ट गूगल के अंदर आना है, HTTP to HTTPS रिडायरेक्ट देखना है, कोई भी एक आर्टिकल को ओपन कर लेना है। तो ये जो अपना URL होता है ना, ये वाला, ये इस कोड को कॉपी कर लेना है और आपका जो htaccess की फाइल होगी, htaccess की एक फाइल होगी, उसके अंदर इस कोड को पेस्ट कर देना है। इसमें यहाँ पे रिडायरेक्शन ऐड होगी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे HTTPS आपने शुरू में इंक्लूड कर दिया, बाकी जो भी आपका डोमेन का नाम होगा उसके बाद जो भी आप URL को रिक्वेस्ट करोगे वो आ जाएगी। तो जो ये एक बार सर दोबारा से बताना, ये समझ नहीं आया मुझे। मतलब क्या होता है कि वेबसाइट जो रन होती है वो 2 टाइप में होती है, मतलब जो उसके डाटा को हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है ना, एक होता है नॉर्मल HTTP और HTTPS। PS जो S होता है वो SSL के लिए होता है। SSL का मतलब ये होता है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉक लगा होता है ना, यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर, ये S के थ्रू होगा। यदि HTTPS है तो उसमें कनेक्शन इज सिक्योर आएगा। यदि आपकी वेबसाइट HTTP पे रन हो रही है तो उसमें नॉट सिक्योर आएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ना आपकी वेबसाइट पे टॉप पे भी एक लाल टाइप का इस टाइप का आइकॉन दिखाई देता है जब आपकी वहाँ वो HTTPS नहीं होती, तो इस टाइप का एक आइकॉन दिखाई देगा। यदि HTTPS है तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब जो वार्निंग का साइन होता है वो नहीं आता है। तो हमेशा SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक HTTPS को चूज करें। यदि आपकी वेबसाइट पे HTTPS इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो उसको आप एक वर्डप्रेस के अंदर एक फाइल होती है htaccess के नाम से, htaccess के नाम से एक वर्डप्रेस के अंदर फाइल होती है, उसके अंदर आप इस कोड को इम्प्लीमेंट कर देना। जो ये कोड है ना यहाँ पे नीचे वाला, ये
इस कोड को जैसे ऐड करोगे तो आपकी जो रिडायरेक्शन ऐड हो जाएगी HTTPS से HTTPS तक। ओके। अब वो होता है वो आप किसी भी डेवलपर को देते ना वो हो जाएगा। बाकी जितने भी तो जो ये hosting कोड आपने किस में जनरेट किया, ये इसी में होगा ये? ये तो अब नेट पे सर्च कर लो HTTP to HTTPS redirect htaccess फाइल, अच्छा 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 अच्छा। तो आपके पास मल्टीपल ओके। आर्टिकल मिल जाएंगे, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक रिडायरेक्शन ये एसईओ के अंदर होता है, वो अपने को एक रखना होता है, या तो आप HTTP पे रखो HTTPS पे रखो। मोस्ट प्रेफर होता है कि HTTPS पे काम करो। इसी हिसाब से कई बार आपने एक वेबसाइट पे देखा होगा कि या तो वो www डॉट पे रिडायरेक्ट हो रही है वेबसाइट, या फिर बिना www चल रही है। दो चीज़ होती है ना वर्ल्ड वाइड वेब जो अपना होता है। एक तो होता है कि HTTPS डबल डॉट डबल स्लैश फिर अपना www डॉट, दूसरा आता है कि जस्ट HTTPS डॉट janikado.com। इसमें से भी हमेशा एक को चूज करना होता है एसईओ के अकॉर्डिंग। या तो आप बेशक www को रखें, जैसे मैं www डॉट कर रहा हूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली www हट के वापस janikado.com पे आ रहा है। तो एक रिडायरेक्शन आपको यूज करनी है, या तो आप www पे जाए या फिर आप नॉन www पे जाए। ठीक है। इसकी भी एक रिडायरेक्शन का फॉर्मेट आता है, उसमें जस्ट आपको गूगल के अंदर टाइप करना है www टू नॉन www रिडायरेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास कोड मिल जाएगा जो htaccess के अंदर आपको ऐड करना है। ठीक है। यदि आपको www पे रखना है, नॉन www से www पे रखना है, तो उसके लिए आप कोड को जनरेट कर लेना। अब यहाँ पे ये आ गया नॉन www से www पे। तो ये होता है, इसके थ्रू क्या होता है कि अपने को केवल एक पे ही रखना है, या तो आप www पे रखें या फिर आप नॉन www पे रखें। इसका हमें एडवांटेज क्या मिलेगा? एडवांटेज कुछ नहीं होता, इसका एक फ़ायदा होता है कि जब भी आप सर्च इंजन में रिजल्ट वो वेबसाइट को क्रॉल करते हैं ना, यदि आपकी वेबसाइट www पे भी है और नॉन www पे है तो दो प्रॉपर्टी काउंट होती है। वेबसाइट का नाम तो जिसमें janityadav.com है, एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी फिर www.janityadav.com, वो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है। तो जो आप सर्च कंसोल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे दो प्रॉपर्टी दिखाई देगा। अब जैसे इसको आप साइट कॉलन लगा के देखें ना, जो पेज की इंडेक्सिंग होती है, अब साइट डबल कॉलन HTTPS डबल कॉलन और ये डबल स्लैश janityadav.com पे इसमें मेरे पेज रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है। एक तो इसके अंदर आ रहे हैं। यदि www लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसके अंदर मेरे कोई भी पेज नहीं है ना, यानी मेरी एक ही प्रॉपर्टी चल रही है, वो प्रॉपर्टी है विदाउट www डॉट। जो मेरी प्रॉपर्टी अभी चल रही है वो बिना www के चल रही है। तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी जो एक डोमेन होती है बट उसकी दो प्रॉपर्टी हो जाती है। लाइक जो पेज की इंडेक्सिंग होती है वो क्लासीफाई हो जाते हैं, कुछ पेज www के अंदर इंडेक्स होते हैं, कुछ पेज नॉन www के अंदर इंडेक्स होते हैं। तो वो होता है अपना www और नॉन www इंडेक्स का। अब जैसे हम गूगल सर्च जो आपने अभी बोला था कि वर्ल्ड वाइड उस पे करते हैं, वो उसका एक बार रिमाइंड करवाना, क्या बोला था आपने? वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, तो मतलब जब हम इसको ऐसे इंडेक्सिंग करें तो वर्ल्ड वाइड उस पे हो रही है, किसी पे रख लो, आपसे नॉन www पे रख लो या www डॉट पे रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक बार रिडायरेक्शन होनी चाहिए, या तो आप www पे रखो या नॉन www पे रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहिए किस पे रखो, बट एक पे होनी चाहिए। जो वेबसाइट जैसे मैं यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर अपनी वाली वेबसाइट है ना, अभी इसमें नॉन www है, इसके अंदर मैं www डॉट भी लगा रहा हूँ ना तो ऑटोमेटिकली उस पर रिडायरेक्ट होके जा रही है। देखो ना www हटता जा रहा है, तो हमेशा अपने इंक्लूड करना होता है। अब गूगल सर्च कंसोल के अंदर आते हैं। गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा होता है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या उस पेज में कितने पेज इंडेक्स आया। जिससे किसी भी एक प्रोजेक्ट को हम ले लेते हैं यहाँ से,
मान लीजिए इसी को ले लेते हैं। अब यहाँ पे ओवरव्यू एक ऑप्शन आता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाता है कि आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे कितनी है, और इंडेक्सिंग दिखाता है कितने नंबर ऑफ पेज इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स और नॉट इंडेक्स का मतलब होता है कि जब भी आप पेज जैसे साइट कॉलन करके यहाँ पे देखते हो ना, ये जो भी दिखाया था आपको, साइट डबल कॉलिंग करके आपने देखा, तो जितने भी पेज यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है वो इंडेक्स पेज में काउंट होंगे, और जो पेज यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं है वो पेज अपने काउंट होते हैं नॉट इंडेक्स में, नॉट इंडेक्स पेज के अंदर। ये एक्सपीरियंस होता है। इस एक्सपीरियंस के अंदर अपने को कोर वेब विजुअल, जो कोर वेब विजुअल है ये एरर शो करता है इसके थ्रू, जो पेज स्पीड इंसाइट होता है ना उसके थ्रू यहाँ पे एरर शो होते हैं। एक मिनट रुकना, इसमें हमने वो की थी। अब जो प्रॉपर्टी हमने ऐड की थी ना यहाँ पे वेब डेमो एन करके, अब इसमें जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी, जो हमने इस वेबसाइट का साइट मैप क्रिएशन किया था, साइट मैप क्रिएशन भी किया था और सबमिशन भी किया था। अब इसको मैं साइट डबल कॉलन करके ऐड देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा एक पेज इंडेक्स हो चुका है गूगल के अंदर, हो चुका है ना यहाँ पे। अब जो सर्च कंसोल का ओवरव्यू के अंदर आओगे तो एक इंडेक्स पेज दिखा रहा है, तो इस हिसाब से इंडेक्सिंग के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने पेज इंडेक्स हुए हैं गूगल के अंदर, कितने नॉट इंडेक्स हुए हैं। एक्सपीरियंस, जितना भी यहाँ पे एक्सपीरियंस में जो इश्यू दिखाई देगा वो दिखाई देता है जो वेब विटल को, जो पेज स्पीड इनसाइड टूल्स होते हैं ना, इसके एरर वहाँ पे रिफ्लेक्टेड होता है एक्सपीरियंस के अंदर। एनहांसमेंट के अंदर भी सेम वही होता है कि किस किस में अपने को इम्प्रूव करना होता है। परफॉर्मेंस के अंदर हम बेसिकली मेजर करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। जैसे ये वेबसाइट है अपने, इस वेबसाइट ये परफॉर्मेंस के अंदर हम गए तो परफॉर्मेंस के अंदर हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे कितने क्लिक आ रहे हैं पर डे के बेस पे, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और क्वेरी का जो ऑप्शन आ रहा है, क्वेरी यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड से अपने पास ट्रैफिक आ रहा है। जैसे ये पर्टिकुलर कीवर्ड है जिन पे हम काम कर रहे हैं, उन पे कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने क्लिक आ रहे हैं। इंप्रेशन और क्लिक में दोनों में डिफरेंस होता है। इंप्रेशन होता है कि जैसे मैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, इस कीवर्ड को मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, एंटर किया, यहाँ पे मेरी डोमेन का नाम जैसे तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये एक इंप्रेशन काउंट हो गया कि अंडर सो के अंदर मेरे वो एक डोमेन का नाम इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आ रहा है, तो एक इंप्रेशन काउंट हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक काउंट होगा क्लिक, उसको मैं क्लिक काउंट कहूँगा। यदि मैंने इसको सर्च किया, इस पर मैंने क्लिक नहीं किया, बाकी किसी पे क्लिक कर लिया, तो वो काउंट होगा अपना इंप्रेशन के अंदर। यानी जब आप उस पर क्लिक करें तो क्लिक के अंदर काउंट होगा, अदरवाइज जो अंडर सो के अंदर आ रहा है आपकी स्वैप को, जो भी आपने सर्च क्वेरी को सर्च किया उसके अंडर सो में आ रहा है, तो वो आपका इंप्रेशन में काउंट होगा। तो ये दो पार्ट होते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे आप इसमें इम्प्रेशन सर, इम्प्रेशन क्लियर नहीं हुआ। जैसे कोई वेबसाइट में कोई ऐड अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब शो कर रहा है, तो इम्प्रेशन तो ये हुआ ना कि वो कितनी बार दिखाया जा रहा है वहाँ। इम्प्रेशन का मतलब है जैसे ब्राउन शुगर फॉन्ट है, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को मैंने गूगल पे एंटर किया। जैसे मैं गूगल पे एंटर करूँगा तो मेरे पास जो मेरी डोमेन है ना, freefontdownload.org मेरी डोमेन का नाम है, यदि अंडर सो के अंदर मेरी रिफ्लेक्टेड हो रही है, अंडर सो के अंदर आ रही है, तो ये एक इम्प्रेशन में काउंट होगी। जब वो सो के अंदर आ रही है और मैंने इस पर क्लिक भी कर दिया, इस डोमेन के इस पेज पे मैं चला भी गया, तो वो क्लिक काउंट होगा। जो ये डाटा आपको रिफ्लेक्टेड हो रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये केवल सर्च इंजन रिजल्ट पेज का आ रहा है, ये केवल डाटा आ रहा है इस पेज का, जो गूगल का जो पेज है ना उसका आ रहा है। अच्छा, बाकी किसी सर्च इंजन का नहीं आ रहा है, ये केवल गूगल का आ रहा है, ना बिंग का है ना यहाँ का। मतलब अगर हम अंडर 100 में भी आए तो वो इम्प्रेशन में काउंट होगा। हाँ, आपने उस पर क्लिक नहीं किया तब तक वो इम्प्रेशन में काउंट है, अदरवाइज क्लिक करते ही वो अपना क्लिक्स में आ जाएगा। तो ये आप कितनी बार देखो वो इम्प्रेशन में काउंट होता रहेगा। ओके, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे आपने देख लिया ये अपना जो ओवरव्यू हो गया। ये यहाँ पे सर्च क्वेरी आपको, इसको हम कल की लेक्चर में देख लेंगे, काफ़ी बड़ा है सर्च कंसोल ना। आज के में कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एक बार ये आपने उससे पहले बताया था पेज पर इंडेक्सिंग से